हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट्स वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मरुस्थल मोजावे किस देश में स्थित है? मरुस्थल मोजावे किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए यूएसए, बी ईरान, सी चीन, डी सऊदी अरब। तो आपको बताना है मरुस्थल मोजावे किस देश में स्थित है। देखिए, मोजावे मरुस्थल यह यूएसए में स्थित है, याद रखिएगा यूएसए। और यूएसए आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो यूएसए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताइएगा, कहाँ स्थित है ज्वालामुखी माउंट पोपा पर्वत? ऑप्शन है यूएसए, बी म्यांमार, सी इक्वाडोर, डी आइसलैंड। तो आपको बताना है माउंट पोपा पर्वत ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है म्यांमार में, बी ऑप्शन आपका सही होगा, म्यांमार में यह स्थित है। और याद रखिए कि माउंट पोपा पर्वत, ये जो माउंट पोपा पर्वत है इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी। याद रखिए, शांत ज्वालामुखी इसको बोलते हैं, माउंट पोपा पर्वत। तो यह पाया जाता है म्यांमार में, इसको याद रखिएगा। कांटो मैदान निम्न में से किस देश में स्थित है? कांटो मैदान निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया। तो आपको बताना है कि कांटो मैदान किस देश में स्थित है। स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा, जो स्टूडेंट्स कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलें, जिससे कि आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ही दमदार वीडियो आपके सामने लाते रहें। तो कांटो मैदान निम्न में से किस देश में स्थित है ये बताइएगा। चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया आपके सामने ऑप्शन है। कांटो मैदान जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। तो जापान के होन्शु द्वीप, यानी कि जापान यहां पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। याद रखिएगा, जापान के होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप, ठीक है। होन्शु द्वीप जापान में स्थित है और यह पूर्वी भाग में स्थित है। तो जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में कांटो मैदान स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आइनू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? आइनू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास उत्तरी अफ्रीका, केन्या, जापान, अमेरिका। तो इसमें बताइएगा, स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए जल्दी से और बताइएगा कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। उत्तरी अफ्रीका, केन्या, जापान, अमेरिका। आइनू जनजाति के बारे में बताना है, किस क्षेत्र में पाई जाती है आइनू जनजाति? तो आइनू जनजाति पाई जाती है जापान में। याद रखिएगा, आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जोंडा अर्जेंटीना, कोसावा चीन, हबूब सूडान, खाजरी अजरबैजान। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो बताइएगा कि कौन सा युग्म ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि कोसावा चीन, कोसावा चीन सही आंसर नहीं है, ठीक है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन निगेटिव है। याद रखिए, क्वेश्चन दिया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कोसावा चीन को छोड़ करके सभी ऑप्शन सही हैं, सभी युग्म सही हैं। देखिए, कोसावा जो है वो ठंडी स्थानीय पवन है, ठंडी स्थानीय पवन है। याद रखिएगा, जो सर्बिया के क्षेत्रों में चलती है, जो सर्बिया के क्षेत्रों में चलती है। और याद रखिए, खाजरी स्थानीय ठंडी पवन है जो अजरबैजान के क्षेत्र में चलती है।
और जोंडा गर्म स्थानीय पवन है जो अर्जेंटीना के स्थानीय क्षेत्रों में चलती है। ठीक है, हुबूब सूडान में चलती है। हुबूब जो है वो गर्म स्थानीय पवन है, लेकिन कोसावा ठंडी स्थानीय पवन है जो कि चीन में नहीं, कहां पर चलती है, सर्बिया के क्षेत्र में चलती है। तो यही आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना था कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किन किन देशों से मिलकर गुजरती है, होकर गुजरती है? बताइएगा कि किन किन देशों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। ऑप्शन है युगांडा, गैबन, किरिबाती, जायरे, या इनमें से कोई नहीं, या फिर सभी हो सकते हैं। बताइएगा। तो 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, 5 ऑप्शन में से एक सही होगा, बताइएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ई आपको दिखाई दे रहा है, ई यानी कि सभी। तो विषुवत रेखा युगांडा, गैबन, किरिबाती, जायरे इन सभी से होकर गुजरती है। तो इसको आप याद रखिएगा, युगांडा, गैबन, किरिबाती, जायरे से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि में की गई थी? डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि में की गई थी? तो बताइएगा। ऑप्शन है मुस्लिम लीग द्वारा की गई, सीधी कार्रवाई का आह्वान, बी है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट, सी बंगाल के विभाजन की घोषणा, और डी है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी। तो वह कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसमें डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई थी? तो यहां पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि द्वारा डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई थी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 1881 के फैक्ट्री अधिनियम के कारखानों में किस आयु से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया है? 1881 के फैक्ट्री अधिनियम ने कारखानों में किस आयु से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है 11 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1881 के फैक्ट्री अधिनियम ने कारखानों में किस आयु से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ पर यह अधिनियम किस आयु के कम बच्चों पर प्रतिबंध लगाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, 9 वर्ष। लेकिन आपको एक बात बता दें कि 1881 के फैक्ट्री अधिनियम ने कारखानों में 7 से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया, और 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को अधिकतम अवधि जो काम करने की है वो 9 घंटे तक की है। ठीक है, तो याद रखिए 1881 के फैक्ट्री अधिनियम के कारखानों में किस आयु से कम बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, तो वह है 9 वर्ष के कम बच्चों की। चलिए नेक्स्ट है, बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर अंकित हैं? बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर अंकित हैं? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, बी ऑप्शन है हर्ष, सी है मिहिर भोज और डी है अमोघ वर्ष। तो याद रखिएगा बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध जो है वो हर्षवर्धन से है, जिसको बोलते हैं हर्ष, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध हर्षवर्धन से है, या फिर यह 628 और 629 एडी के मध्य हर्ष के 22वें शासन वर्ष के दौरान हुआ था। ठीक है, तो बांसखेड़ा अभिलेख पर हर्षवर्धन यानी कि हर्ष के हस्ताक्षर हैं। यात्री बारबोसा किस शासक के काल में आया था? यात्री बारबोसा किस शासक के काल में आया था? ऑप्शन है आपके पास कृष्णदेव राय, ये कृष्णदेव राय है, याद रखिएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ऑप्शन नंबर ए, बी है बाबर, सी शाहजहां और डी है देवसराय प्रथम। तो याद रखिएगा जो हमारे पास कृष्णदेव राय है और बाबर, शाहजहां और देवसराय प्रथम, ये यात्री बारबोसा के शासक के जो व्यक्ति हैं उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो यात्री बारबोसा किस शासक के काल में आया? वह आया था कृष्णदेव राय।
किसके? कृष्ण देव राय के शासक काल में। और याद रखिए कि देवराय प्रथम, ये जो देवराय प्रथम है इसके काल में आया था निकोलो कोटी। याद रखिए निकोलो कोटी, निकोलो कोटी देवराय प्रथम के शासक काल में आया था। और कृष्णदेव राय इनके काल में आया था बारबोसा, जो हमने अभी बताया। ठीक। और यहां पर दिया गया है शाहजहां। शाहजहां के काल में जो आया था शासक यात्री वह था मनुची। मनुची यात्री इनके शासक काल में आया था, मनुची। तो याद रखिएगा सभी को इनमें से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कृष्णदेव राय इनके शासक काल में बारबोसा यात्री आया था, शाहजहां में मनुची, और देवराय प्रथम इसमें आया था निकोलो कोटी। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है? तो धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत है, देखिए नाम यहां पर दिए गए हैं, तुकाराम, शंकरदेव, नामदेव और रामदास। तो यहां पर यदि आपको हम बताएं कि रामदास जो है वह ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रामदास को धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। तो रामदास सही आंसर हो जाएगा, धरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत। यदि बात करें नामदेव की, तो नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। नामदेव वारकरी, याद रखिएगा नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। और इसी के साथ शंकरदेव, शंकरदेव ने वैष्णव और एक शरण संप्रदाय, शंकरदेव वैष्णव, याद रखिएगा शंकरदेव है वैष्णव और एक शरण, एक शरण, इसको याद रखिएगा। वैष्णव और एक शरण ये संप्रदाय शंकरदेव के ऊपर है, और नामदेव वारकरी से संबंधित है, और रामदास, रामदास जो है धरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? आपको बताना है कि यह चारों ऑप्शन में आपको जो भी घटनाएं दी गई हैं ये क्रमवार दी गई हैं, तो इनमें से सही क्रम कौन सा होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन दंगे। बी ऑप्शन सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, नील विद्रोह। सी ऑप्शन है संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, दक्कन दंगे, नील विद्रोह। डी ऑप्शन है संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह और दक्कन दंगे। तो देखिएगा यहां पर यदि आपका ऑप्शन डी, आप ऑप्शन डी सही लगा रहे होंगे, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसमें पहले है संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद है दक्कन दंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और एक बार आपको बता दें कि संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह 1855 से 56, 55 से 56, और यहाँ पर सिपाही विद्रोह 57 और नील विद्रोह 60 और दक्कन दंगे 1874 और 75 में यहाँ पर बताए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 74 से 75 दक्कन दंगे। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56, 1857 में सिपाही विद्रोह, 1860 में नील विद्रोह और 1874 और 75 में दक्कन दंगे। तो यही आपका सही कालक्रम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कृत्रिम रूप से सबसे पहले उत्पादित किया गया था? ऑप्शन है नेपच्यूनियम, टेक्नीशियम, फ्रेंसियम, प्लूटोनियम। तो आपको 4 तत्व दिए गए हैं, इन 4 तत्व में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए टेक्नीशियम, टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है, टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है, और टेक्नीशियम का जो परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक है, टेक्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है याद रखिएगा 43 होता है, परमाणु क्रमांक 43। और टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित होने वाला प्रथम तत्व है। ठीक है, और यह है कब सर्वप्रथम निर्माण किया गया था? तो इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था 1937 में। कब हुआ था? 1937 में। तो याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो वह है टेक्नीशियम, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 43। और यह कब सर्वप्रथम जो तत्व उत्पादित किया गया था कृत्रिम रूप से, वह किया गया था 1937 में। क्लियर, इसको याद रखिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है पोस्ता पॉपी से, बी ऑप्शन है इफेड्रा से, सी तुलसी से, डी गंध सफेदा यूकेलिप्टिस से। स्टूडेंट्स बताइएगा जल्दी से, ऑप्शन आप कमेंट में कीजिएगा क्या ऑप्शन आपका सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको सही बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए नोस्कापीन, नोस्कापीन जो है चिकित्सा रूप में प्रयोग किया जाता है, चिकित्सा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है नोस्कापीन। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि चिकित्सा की दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चिकित्सा, ठीक, ये चिकित्सा से रिलेटेड है और यह प्राप्त होता है पोस्ता पॉपी से। याद रखिए पोस्ता पॉपी से इसे प्राप्त किया जाता है नोस्कापीन, और यह चिकित्सा के क्षेत्र में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास, विटामिन B3 की कमी से होता है। तो कौन सा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है, यह आपको बताना है। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है जनन क्षमता में कमी, बालों का गिरना, तंत्र की गड़बड़ियां, डी ऑप्शन है पोलाग्रा। तो याद रखिए पोलाग्रा को एक नाम और दिया गया है जो है चर्मग्राह। क्या नाम है? चर्मग्राह। याद रखिए चर्मग्राह नाम है, ठीक है। जनन क्षमता की कमी, बालों का गिरना, तंत्र की गड़बड़ियां, पोलाग्रा, चर्मग्राह। तो इनमें से आप बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा। तो याद रखिएगा जनन क्षमता की कमी, जनन क्षमता की कमी जो है यह होती है किससे? B7 विटामिन ई से, विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई, ठीक है। तो ये तो नहीं है। बालों का गिरना अगर हम देखें तो बालों का गिरना ये होता है विटामिन B7, जिसको हम चर्म रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्म रोग, इसको चर्म रोग भी कहते हैं। बालों का गिरना चर्म रोग की कमी से चर्म रोग के कारण होता है, और यह होता है विटामिन B7 की कमी से। और तंत्र में गड़बड़ियां, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां जो होती हैं वह होती हैं विटामिन B12 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B12। तो यहां पर विटामिन B3 की कमी से जो होता है वो होता है पोलाग्रा, यानी कि चर्मग्राह, विटामिन B3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिएगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अधोलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अधोलिखित युग्म, ये युग्म है, अधोलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेऑन प्रशीतक, फुलरीन फ्लुओरीन युक्त बहुलक। तो अधोलिखित युग्म में जो आपके लिखे हुए युग्म हैं इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो गलत है? तो बताइएगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन फ्लुओरीन युक्त बहुलक। यदि इसकी बात करें तो फ्लोरीन कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है। याद रखिए फ्लोरीन जो है यह कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है, और इसकी खोज कब हुई थी? फ्लोरीन की खोज 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। और किसने की थी? I.E. इस्मैली, I.E. इस्मैली ने की थी। याद रखिएगा I.E. इस्मैली, ठीक है। I.E. इस्मैली है जो इनके खोज करता है, ठीक है। और इनके साथ थे सर होरोल्ड डब्ल्यू, इसको भी याद रखिएगा, ठीक, और रॉबर्ट F. कार्ल। इन 3-4 के द्वारा इसकी खोज की थी फ्लोरीन की, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है और फ्लोरीन युक्त बहुलक, यह युग्म ऐसा है जो हमारा गलत होगा। तो हमसे पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है, अकबर ने 1552 में युद्ध बंदियों को दास बनाया, ठीक है, और इस पर रोक लगा दी। बी है 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्ति कर दिया गया, यानी कि तीर्थ यात्रा पर जो कर था उसकी समाप्ति हो गई। सी ऑप्शन है 1564 में जजिया कर पर रोक लगा दी गई, और डी है उपरोक्त सभी।
तो बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही होगा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है इस क्वेश्चन का। सटीक आंसर बताइएगा कौन सा है। चलिए कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिएगा, हाँ बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निम्न कथनों पर विचार करें, बताइए। पहला ऑप्शन है अकबर ने 1962 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगा दी थी। बी ऑप्शन है 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हो गई थी। और सी ऑप्शन है 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। या फिर डी उपरोक्त सभी। तो यदि आप उपरोक्त सभी आंसर लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगा दी थी और 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर था उसको समाप्त कर दिया गया था और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया गया था। तो उपरोक्त सभी, ये आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन प्राप्त होता है, बताइएगा इंसुलिन कहां से प्राप्त होता है। ऑप्शन है अदरक के प्रकंद से, आलू के कंद से, डहेलिया की जड़ों से, या फिर बालसम पुष्प से। बताइएगा, बताइएगा स्टूडेंट्स कि इंसुलिन कहां से प्राप्त होता है। इंसुलिन आपने काफी ज्यादा पढ़ा भी होगा, इंसुलिन कहां से प्राप्त होता है। तो देखिए, यदि आप डहेलिया की जड़ों से बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है, ठीक है। तो डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। और यह भी याद रखिएगा कि इंसुलिन कहां से प्राप्त होता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं यानी कि बीटा सेल्स जो होती हैं उनसे भी इंसुलिन प्राप्त होता है। बीटा सेल्स याद रखिएगा, डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त कर सकते हैं और बीटा सेल्स, अग्नाशय की बीटा सेल्स जो होती हैं उनसे भी इंसुलिन प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, इसमें बताइएगा। तो ऑप्शन है 7वीं, 10वीं, 8वीं, 9वीं। तो इसमें बताइएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास, इसमें आपको बताना है। तो यदि आप ऑप्शन नंबर डी को कर रहे हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास कौन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी करता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन जारी करता है। विश्व बैंक, यूएनसीटीएडी, डब्ल्यूईएफ या आईएमएफ। बताइएगा कि कौन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी करता है। कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स कि कौन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी करता है। यहां पर यदि आप बात करें ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यूईएफ। तो डब्ल्यूईएफ जिसको बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी करता है डब्ल्यूईएफ। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा जीव। इसमें कुछ थोड़ी सी गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक के स्टूडेंट्स बस थोड़ा सा इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे छोटा जीव, और ये जय ओ जो है ये है जो, सबसे छोटा जीव जो, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। विषाणु, बैक्टीरियोफेज, मिकोफेज या फिर माइकोप्लाजा। ये माइकोप्लाजा है, माइकोप्लाजा याद रखिए, माइकोप्लाजा, माइकोप्लाजा, ठीक है। तो विषाणु, बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाजा या फिर जीवाणु। तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन के लिए समर्थ है तो वह कौन सा है। तो देखिए माइकोप्लाजा, माइकोप्लाजा ऐसा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, ठीक है। तो माइकोप्लाजा याद रखिएगा, ये मिकोप्लाजा नहीं है, माइकोप्लाजा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2017-18 में भारत के शीर्ष 5 आयात स्थल हैं, कौन सा है। सही क्रम बताना है
कौन से हैं? चीन, यूएसए, यूएई, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड। बी ऑप्शन है चीन, यूएसए, सऊदी अरब, यूएसए, सऊदी। सी अरब, यूएई, यूएसए, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड। और डी ऑप्शन है चीन, यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूएई और सऊदी अरब। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिए। तो देखिए यहां पर यदि आप ऑप्शन लगाएं चीन, यूएसए, सऊदी अरब, यूएई, स्विट्जरलैंड, यानी कि चीन, यूएसए, सऊदी अरब, कौन सा ऑप्शन है? चीन, यूएसए, सऊदी अरब और यूएई, स्विट्जरलैंड। इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसमें लिख लीजिएगा कि चीन, सबसे पहले चीन आएगा, फिर आएगा यूएसए, उसके बाद आएगा सऊदी अरब और उसके बाद आएगा यूएई और उसके बाद है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इस क्रम को आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है लेकिन इस क्रम को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फाकीम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फाकीम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो किस राज्य में स्थित है फाकीम वन्यजीव अभयारण्य? तो फाकीम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में स्थित है और नागालैंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी को लगाए हैं वो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही हैं, उनको जो है सही आंसर बिल्कुल टिक किया है। लाल पांडा परियोजना कब प्रारंभ हुई? लाल पांडा परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1999, 1996, 1995, 1997। आपको सही ऑप्शन बताना है कि लाल पांडा परियोजना, याद रखिए लाल पांडा परियोजना 1996 में प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 1996 में लाल पांडा परियोजना प्रारंभ हुई। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहां स्थित है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहां स्थित है? देहरादून, चेन्नई, भोपाल, नई दिल्ली। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहां स्थित है, बताइएगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहां स्थित है? तो याद रखिएगा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई में स्थित है। और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई में तो स्थित है, लेकिन अब इसका मुख्यालय हरियाणा के सीकरी के वल्लभगढ़ में आ गया है, ठीक है। हरियाणा के सीकरी और कहां पे? बल्लभगढ़। कहां पे है? बल्लभगढ़ में, ठीक है। याद रखिएगा कि इसका जो मुख्यालय है वह हरियाणा के सीकरी के बल्लभगढ़ में आ गया है, लेकिन यह चेन्नई में बताया जाता था। पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई में है, इसका मुख्यालय सीकरी बल्लभगढ़ में है। कहां पर? हरियाणा में। किस राज्य में ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है? किस राज्य में ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर आपको दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा और वही आपको बताना है, यानी किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप डी मार रहे हैं पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो स्टूडेंट्स मार रहे हैं वो बिल्कुल सही है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र, यह अवधारणा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपके पास, पहले देखिए ऑप्शन नक्रसे से, कार्ल मार्क्स से, एडम स्मिथ से या फिर उपरोक्त सभी। तो यहां पर यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा जल्दी बताइएगा। चलिए कमेंट कीजिए, पहले कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा, कमेंट कीजिए। आपका पहले कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम आंसर आपको बता देंगे। जिसका आंसर सही होगा उसको भी हम यहाँ पर नाम लेंगे। जल्दी बताइएगा कि निर्धनता का दुष्चक्र, इसकी ये जो अवधारणा है ये किससे संबंधित है?
तो देखिए नर्क से, नक्र से जो है इससे संबंधित है दुष्चक्र की अवधारणा, नक्र से। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए मार रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हाल ही में सुमित्राण, अमूर, साइबेरियन, मलयान, अमोय और इंडो चाइनीज दक्षिण चीन खबरों में देखे गए किसकी प्रजातियां हैं बताइएगा। हाल ही में सुमित्राण, अमूर, साइबेरियन, मलयाम और अयोम, ये अमोय है, ठीक है, याद रखिए। चलिए बताइएगा, हाल ही में सुमित्राण, अमूर, साइबेरियन, मलयान, ओमोय और इंडो चाइनीज दक्षिण चीन खबरों में देखे गए किसकी प्रजातियां हैं? ठीक है, हाँ यही है। हाल ही में सुमित्राण, अमूर, साइबेरियन, मलयान, अमोय और इंडो चाइनीज दक्षिण चीन खबरों में देखे गए किसकी प्रजातियां हैं? तो पहला है बाघ की उपप्रजातियां, प्रवासी पक्षी, कछुए, इंडोनेशिया द्वीप में जनजातीय समूह। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा जल्दी से आप बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके कमेंट हम ले लेंगे। कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए सुमित्राण, अमूर, साइबेरियन, मलयान, अमोय और इंडो चाइनीज दक्षिण चीन, ये सभी बाघ की उपप्रजातियां हैं। क्या हैं? बाघ की उपप्रजातियां हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कीजिएगा, आप सही हैं। नेक्स्ट है रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? तो रामलीला जो है वह बताया गया है इन चारों ऑप्शन में, कौन सा सही है ये आपको बताना है। अब्दुल समद, ललित मोहन सेन, भवानी चरण के बाद है कोई नहीं। तो अब्दुल समद, ललित मोहन सेन, भवानी चरण या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है। रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है, जल्दी से बताइए। आपको बताना होगा ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी है भवानी चरण, और यही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, भवानी चरण अब्दुल समद के चित्र गुलशन चित्रावली से संकलित है। ठीक है, तो रामलीला किस सुप्रसिद्ध चित्र है, किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? भवानी चरण का। ठीक है, भवानी चरण का सुप्रसिद्ध चित्र है रामलीला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है, बताइएगा। कौन सी नदी है जो नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है? राप्ती नदी, केन नदी, बेतवा नदी या टोंस नदी? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है? राप्ती, केन, बेतवा, टोंस? तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि राप्ती नदी नेपाल के किस से निकलती है? रुकमकोट से निकलती है। ये तो इसका हुआ आंसर। ठीक है, राप्ती नदी, तो राप्ती नदी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है? इसकी मुख्य सहायक नदी है रोहिणी, याद रखिएगा, रोहिणी इसकी मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, किसकी? राप्ती की। और यह प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर में बहती हुई कहाँ तक? देवरिया के बहराइच के समीप घाघरा में मिल जाती है। कहाँ पर? घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, बेतवा की बात कर रहे हैं तो बेतवा भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, याद रखिएगा, भोपाल के दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से केन, जो केन है वो कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से निकलती है। और टोंस मेहर के निकट तमसा कुंड से निकलती है। मेहर तमसा कुंड, कौन ये टोंस है? मेहर तमसा कुंड, याद रखिएगा, मेहर तमसा कुंड। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कौन सी नदी नेपाल के रुकमकोट स्थान से निकलती है? राप्ती, और इसकी जो है सहायक नदी है रोहिणी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नए स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत कब की गई? उत्तर प्रदेश में नए स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत कब की गई? 1948, 1816, 1916 या फिर 1937? बताइएगा,
उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 1918, 1916, 1937 भी है और 1816 भी इसमें है। तो बताइएगा। तो देखिए 1916 आपका आंसर सही होगा कि उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत 1916 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में? प्रकृति संसाधन यानी कि प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन या फिर औद्योगिक संसाधन। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? तो आपको यह बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर कौन सा है? धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विकास है? जल्दी से बताइएगा। आप लोग सभी इसको बता दीजिएगा कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन के। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात और बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत जो हुई थी वो 1916 में हुई थी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं कि 1916 में जो है संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, क्या संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, यहाँ पर संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम और संयुक्त नगर प्रांत पालिका अधिनियम, ये भी 1916 में ही पारित हुए थे। कौन कौन से फिर से सुनिएगा, लिख लीजिएगा कि 1916 में उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत हुई और 1916 में ही संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम और संयुक्त नगर प्रांत पालिका अधिनियम, इन दोनों को भी 1916 में ही पारित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त स्तर है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त स्तर है, बताइएगा कौन सा है पारिस्थितिकी तंत्र में? तो यहां पर ऑप्शन है शाकाहारी, अपघटक, सर्वाहारी और मांसाहारी। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें आप याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त स्तर है सर्वाहारी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी, ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो यह है प्राकृतिक संसाधन का। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का है तो प्राकृतिक संसाधन के धारणीय विकास के तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ जो भविष्य में आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, धारणीय विकास जो प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में उपयोगी है उसमें हमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य में आने वाली जो हमें आवश्यकताएं हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। और धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिख लीजिएगा कि धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग और उचित प्रबंध करना है। ठीक है, तो यह है धारणीय विकास का संदर्भ। ठीक है, नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता या प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों? बताइएगा खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो देखिएगा, यदि आप ऑप्शन नंबर लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, तो आप बिल्कुल सही हैं। क्योंकि उपभोक्ता जो है तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिनमें खाद्य श्रृंखला में मानव को जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में रखा गया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए ये थे हमारे पास क्वेश्चन जो आपके लिए आज इस वीडियो में मिले हैं। सभी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप फिर से देख लीजिएगा, आपके सही तरीके से याद होने चाहिए, सभी को इन क्वेश्चनों का पता होना चाहिए।